मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति, जो बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व के प्रथम इकाई का भाग है, जिसे आज हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत देखेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ, उसके प्रकार, किन कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है समाज के विभिन्न वर्गों पर और इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। करते हैं आज का क्लास और आते हैं अपने टॉपिक पे। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार भी कहते हैं उसे, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो होता है फैलाव या वृद्धि। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का अभिप्राय कीमत स्तर में होने वाला निरंतर वृद्धि से लगाया जाता है। मुद्रास्फीति वह दशा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं और मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। जब देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, उसकी तुलना में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा कम हो जाती है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा का मूल्य या वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति का अर्थ महंगाई से है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें पहली परिभाषा दी गई क्राउथर के अनुसार। क्राउथर का कहना था कि मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। वहीं पर कैमरर का कहना था कि मुद्रास्फीति की अवस्था उस समय विद्यमान होती है जबकि एक ओर तो मुद्रा की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और दूसरी ओर वस्तुओं की मात्रा कम हो रही होती है। वहीं पिगू का कहना था कि मुद्रास्फीति उस समय होती है जब मौद्रिक आय, जो कि उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला भुगतान है, वो अधिक होता है अपेक्षाकृत उत्पादन की तुलना में। तो इन परिभाषाओं में, अगर इन तीनों परिभाषाओं को हम लें तो तीनों परिभाषाओं से कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। जैसे पहली बात तो ये कि कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य कम होता है। दूसरी बात कि मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है और उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा कम हो जाती है। तीसरी बात जो पिगू के द्वारा कहा गया था कि मौद्रिक आय में वृद्धि, मतलब जो उत्पत्ति के साधनों को दिया जाने वाला जो भुगतान है, उनका आय जो है वो बढ़ता है, लेकिन उसकी तुलना में जो उत्पादन जो है वो कम होता है। तो इन आधारों पर मुद्रास्फीति को हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जब देश में मुद्रा की मात्रा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की तुलना में बढ़ जाए तो ऐसे समय पर कीमत जो होगा वो बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी स्थिति को हम एक चार्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मुद्रा की मात्रा जो है वो बढ़ रही उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की तुलना में, तो जब मात्रा बढ़ती है मुद्रा की तो कीमत स्तर जो है वो भी बढ़ जा रहा है और जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ लिया गया है कि 2010 में 1 किलो आलू की कीमत जो थी वो 5 रुपए थी और अगर 2020 में हम आलू खरीदते हैं तो उसके लिए हमको 20 रुपए देना पड़ रहा है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि कीमतें बढ़ी हुई हैं और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उस मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। जैसा कि अभी अपन पढ़े हुए हैं, तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है या खरीदने की क्षमता जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। मतलब मुद्रास्फीति के समय जो मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है वो घट जाती है या कम हो जाती है। आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार को। मुद्रास्फीति के कई रूप होते हैं, जिसमें दो आधारों पर इसको हम देखेंगे। एक हम देखेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार और एक गति या तीव्रता के आधार पर। तो चलिए पहले देखते हैं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के कुछ प्रकारों को, जिसमें पहला प्रकार जो है वो है मांग प्रेरित स्फीति। इसको हमको इस तरीके से समझना होगा कि कारणों के आधार पर बोल रहा है, मतलब जिस कारण से
स्फीति उत्पन्न होता है। स्फीति का अर्थ अभी तक क्या समझे? स्फीति का अर्थ हुआ कि वस्तु सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती जाती है। तो किस कारण से कीमत बढ़ रहा है? तो यहाँ पर है मांग प्रेरित स्फीति, मतलब मांग बढ़ने के कारण यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो ऐसी स्फीति या जो ये कीमत जो बढ़ रहा है मांग बढ़ने के कारण, तो उसको हम बोलेंगे मांग प्रेरित स्फीति। मांग किसी भी कारण से बढ़ सकता है। मान लीजिए उत्पादन कम है लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण तीव्र गति से मांग बढ़ती जाए तो कीमत बढ़ेगा, और ऐसे समय पर जो स्फीति का रूप होगा वो कहलाएगा मांग प्रेरित स्फीति। दूसरा अगर अपन प्रकार देखें तो वह लागत वृद्धि स्फीति। तो यहाँ पर भी उसके हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है कि लागत वृद्धि मतलब लागत बढ़ने के कारण। लागत भी कई तरीके से बढ़ सकता है, जैसे अगर जो श्रमिक वर्ग हैं उनकी मजदूरी दर में वृद्धि हो जाए या कच्चे माल जो है उनकी कीमतें बढ़ जाएं, तो ऐसे समय पर जब उत्पादक वर्ग जो होगा जब उत्पादन करता है तो लागत को ध्यान में रखकर वो वस्तु का मूल्य तय करता है। तो लागत बढ़ गया, लागत बढ़ने के कारण यदि कीमत बढ़ेगा तो वो स्फीति जो होगा वो लागत वृद्धि स्फीति कहलाएगा। इसी तरीके से अपन विभिन्न स्थितियों को समझ सकते हैं कि चलन स्फीति मतलब जब मुद्रा की मात्रा चलन में अधिक हो जाती है। तो कई बार जैसे देश के रिजर्व बैंक जो मुद्रा का जिसके द्वारा निर्गमन किया जाता है, तो यदि वो चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए, कई बार कुछ विकासात्मक कार्यों को करने के लिए या नियोजन संबंधी कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है, और अगर चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो वो स्फीति जो होती है वो चलन स्फीति कहलाएगी। साख स्फीति, साख स्फीति के अंतर्गत जो है कि साख का प्रसार अधिक मात्रा में हो जाए। साख का मतलब है यहाँ पर कि अगर बैंकें जो होती हैं यदि वो ब्याज दर कम कर देती हैं तो कम करने के कारण लोगों के लिए उधार लेना या ऋण लेना जो है वो सस्ता पड़ जाता है, और वो अधिक से अधिक मात्रा में बैंकों से उधार लेने लगते हैं। तो उससे चलन में क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जा रही है, और ऐसे समय पर जो स्फीति उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे साख स्फीति। घाटा प्रोत्साहित स्फीति मतलब घाटा के कारण, घाटा का मतलब है कि सरकार का जो आय है वो कम है और सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय जो है वो अधिक है। तो ऐसे समय पर सरकार का जो व्यय अधिक होता है उसको पूरा करने के लिए सरकार घाटे का बजट बनाता है, और घाटे के बजट के लिए वो नए नोटों का निर्गमन किया जाता है, और ऐसे समय पर भी जो मुद्रा की मात्रा चलन में बढ़ती है तो वो स्फीति जो होती है वो घाटा प्रोत्साहित स्फीति कहलाती है। अगला है उत्पादन जनित स्फीति। उत्पादन जनित स्फीति का अभिप्राय है कि किसी भी कारण से यदि वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है, जैसे अगर कम वर्षा हो या मानसून समय पे ना आए, अधिक वर्षा हो जाए, किसी भी कारण से यदि फसल जो होता है यदि वो खराब हो जाता है तो ऐसे समय पर कीमतें जो होती हैं बढ़ने लगती हैं, तो इसको बोला जाएगा उत्पादन जनित स्फीति। अगला है मजदूरी जनित स्फीति। मजदूरी जनित स्फीति मतलब मजदूरी बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि हो तो उसको बोलेंगे मजदूरी जनित स्फीति। जैसे श्रमिक वर्गों के द्वारा यदि मजदूरी दर में वृद्धि कराने में वो सफल हो जाते हैं अपने श्रम संघ के दबाव के कारण, तो ऐसे समय पर जो स्फीति उत्पन्न होता है वो मजदूरी जनित स्फीति कहलाता है। लाभ स्फीति, लाभ स्फीति का मतलब होता है कि यदि लागत में कोई वृद्धि नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कीमत जो है वो पहले के ही समान है, लागत में वृद्धि न होने के कारण भी अगर वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचा जा रहा है तो ऐसे समय पर जो उत्पादक वर्ग होते हैं उनको लाभ मिलता है, और इस प्रकार की स्फीति जो होती है वो लाभ स्फीति कहलाती है। विदेशी व्यापार जनित स्फीति, विदेशी व्यापार जनित स्फीति का मतलब होता है कि किसी समय पर यदि देश में जो वस्तुओं का जो उत्पादित मात्रा है उसको सरकार के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है, तो देश में वस्तु की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसे समय पर भी जो वस्तुओं की कीमतें जो होती है वो बढ़ने लगती हैं, तो इसको हम विदेशी व्यापार जनित स्फीति कहेंगे। और अगला है पूर्ण मुद्रा स्फीति एवं आंशिक मुद्रा स्फीति। तो पूर्ण मुद्रा स्फीति का मतलब है कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने से पहले, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने से पहले यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है वो बढ़ती रहती है तो इससे समय पर जो स्फीति होता है उसको बोलेंगे आंशिक मुद्रा स्फीति। और अगर देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाती है, सभी जितने लोग रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार मिल गया है और उसके बाद भी यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती रहे, तो पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी मुद्रा की मात्रा बढ़ती रहे, तो जब जो स्फीति उत्पन्न होगा उसको बोला जाएगा पूर्ण मुद्रा स्फीति। अंतिम है यहाँ पे खुली मुद्रा स्फीति व दबी मुद्रा स्फीति। तो खुली मुद्रा स्फीति वह स्फीति होता है जिसके अंतर्गत स्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा
कोई प्रयास या कोई उपाय, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते हैं। ऐसे समय पर जो स्फीति की स्थिति रहती है वो खुली स्फीति कहलाती है। और दबी स्फीति का मतलब होता है कि सरकार जो है वो स्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपाय करे, लेकिन उसके बाद भी कीमतें जो है वो बढ़ती रहे, तो यह स्फीति का जो रूप होगा वो कहलाएगा दबी मुद्रास्फीति। तो ये तो रहे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। आगे हम देखते हैं गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के 4 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है रेंगती स्फीति। रेंगती स्फीति जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें कीमतें जो होती हैं बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं। वर्ष में 2 से 3% की दर से यदि कीमतें बढ़ रही होती हैं तो उसको हम रेंगती स्फीति कहते हैं। चलती स्फीति, इसमें कीमत वृद्धि का दर जो होता है वो रेंगती स्फीति की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, और अगर प्रतिशत के रूप में हम देखें तो यह 3 से 10% की दर से वार्षिक होता है। भागती स्फीति जो है वो उसमें कीमत वृद्धि जो है वो और अधिक होता है, जैसे इसके अंतर्गत कीमत वृद्धि का दर जो है वो 10 से 20% वार्षिक होता है। और जो सरपट भागती स्फीति या अति मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, तो वो स्फीति जो है वो सबसे इस गति या तीव्रता के आधार पर स्फीति का अंतिम रूप है, और इसमें यह स्थिति सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि इस स्फीति के अंतर्गत लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है, और कब कीमतें परिवर्तित हो जाएंगी यह कहना कठिन होता है। और जो कीमतों में वृद्धि दर का जो प्रतिशत होता है वह 20 से 100% मतलब होता है। और जैसे जो कीमतें हैं वो कभी भी परिवर्तित हो सकती है, ऐसा नहीं कि वर्ष में ही वो बदलेंगी, कभी भी बदल सकती हैं। कब कीमत परिवर्तित होगा इसको कहना कठिन होता है। और जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में इस प्रकार की स्फीति का रूप जो है वो देखने को मिला था। तो ये तो रहा स्फीति के प्रकार। आगे हम देखते हैं कि मुद्रा स्फीति जो है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं कि मुद्रा स्फीति के इन्हीं 4 प्रकारों को एक रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें वायु रेखा पर कीमत वृद्धि के प्रतिशत को लिए हैं और OX रेखा पर वर्ष को दर्शाया गया है। यहाँ पे A, B, C और D 4 रेखाएं हैं। जो A रेखा है, OA रेखा जो है वो रेंगती स्फीति को, OB रेखा जो है वो चलती स्फीति को, OC रेखा जो है भागती स्फीति को, और OD रेखा जो है वो सरपट भागती स्फीति या अति मुद्रा स्फीति की स्थिति को दर्शा रहा है। आगे देखते हैं मुद्रा स्फीति के कारण। अभी मुद्रा स्फीति का जो अर्थ परिभाषा जो अभी तक हम समझे हुए हैं, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि मुद्रा स्फीति के उत्पन्न होने के जो कारणों में मुख्य कारण ये है कि मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना और उत्पादन का कम हो जाना। तो इन्हीं कारणों के आधार पर अभी हम मुद्रा स्फीति के कारण को देखेंगे 2 भागों में बांटकर, जिसमें पहला जो कारण है वो है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने वाले कारण, और दूसरा देखेंगे उत्पादन में कमी लाने वाले कारण। तो चलिए पहले देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि किस प्रकार से होता है या किन कारणों से होता है। पहला है हीनार्थ प्रबंधन। जब सरकार के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक विकास संबंधी कार्य या नियोजन काल में सरकार का व्यय अधिक हो जाता है और सरकार को प्राप्त होने वाले आय कम हो जाते हैं, जिसकी पूर्ति वो कर और ऋण के द्वारा भी अगर पूरा नहीं होता है, ऐसे समय पर इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सरकार को अधिक मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है, तो सरकार का बजट जो है वो घाटे का बनता है। इसके लिए नए नोटों का निर्गमन किया जाता है और ऐसे समय पर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति की। दूसरा कारण देख रहे हैं मुद्रा एवं शाख नीति। जब केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज की दरों को कम कर दिया जाए तो व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो उनके द्वारा भी उधार या ऋण जो है वो जनता के लिए लेना सस्ता हो जाता है, जिससे भी चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और स्थिति मुद्रास्फीति की होती है। तीसरा है मुद्रा की चलन गति में वृद्धि। जब लोगों की उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ जाने के कारण उनका जो बचत जो होता है वो कम हो जाता है और उनका खर्च और व्यय जो होता है वो बढ़ जाता है, तो जिससे मुद्रा की चलन गति में वृद्धि होती है। चलन गति का मतलब है कि एक निश्चित समय में मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी बार हस्तांतरित होती है, उसको कहा जाता है मुद्रा की चलन गति। तो उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण
जो मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बढ़ती है तो उससे भी स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे है निर्यात व्यापार में वृद्धि। यदि देश की सरकार विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य देश से वस्तुओं का निर्यात कर देती है तो उससे अपने देश में जो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो वो भी स्थिति मुद्रास्फीति की होगी। निजी व्यय में वृद्धि, यहाँ निजी उपभोग व्यय में वृद्धि, अभी अपन उसमें देखे हुए हैं कि उपभोग व्यय में वृद्धि होता है। तो न केवल निजी उपभोक्ता वर्ग के उपभोग व्यय में वृद्धि, साथ साथ जो उत्पादक वर्ग होते हैं या व्यापारी वर्ग होते हैं वो भी अधिक मात्रा में जब विनियोग करते हैं तो उससे भी चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति की। अनुत्पादक व्यय में वृद्धि। अनुत्पादक व्यय का मतलब है कि जैसे सरकार जो है वो प्रशासन पर खर्च कर रहा है, अधिक मात्रा में व्यय हो रहा है, या कर्मचारी वगैरह के वेतन पे खर्च हो रहा है, महंगाई भत्ता वगैरह में राशि में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे समय पर भी जो मुद्रा की मात्रा है वो तो बढ़ रही है लेकिन उत्पादन जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे समय पर जो कीमतें में वृद्धि होगा और यह स्थिति जो होगा वो अनुत्पादक व्यय में वृद्धि के कारण स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है सार्वजनिक ऋणों का भुगतान। अगर सरकार के द्वारा जो ऋण पहले लिया गया है और उसको सरकार अभी जनता को वापस कर देती है तो चलन में क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और वह स्थिति मुद्रास्फीति की होती है। आगे है वाणिज्यिक बैंकों की साख नीति। इसमें भी वही है कि वाणिज्यिक बैंक जो है वो जब ब्याज दर कम कर देते हैं तो कम ब्याज दरों पर लोगों के लिए उधार लेना आसान हो जाता है, तो अधिक से अधिक मात्रा में व्यापारी वर्ग, उत्पादक वर्ग ऋण लेने लगते हैं, तो उससे चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है काला धन एवं वित्तीय अव्यवस्था। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जितना सरकार लोगों के ऊपर जितना कर राशि है और अगर इसको सही तरीके से वसूल कर पाने में यदि असफल है या पर्याप्त राशि जो है अगर वो कर के रूप में संग्रहित नहीं कर पा रही है लोगों से, तो ऐसे समय पर यह पैसा जो होता है लोगों के पास चलन में बढ़ता है और उसके कारण भी जो स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि चलन में मुद्रा की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। तो ये रहे कि मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण। आगे दूसरा कारण हम देखते हैं वो है उत्पादन में कमी लाने वाले कारण। उत्पादन में कमी लाने वाले कारणों के अंतर्गत पहला है प्राकृतिक कारण। यदि किसी कारण से देश में मानसून समय पर नहीं आया या कम वर्षा हुआ, अधिक वर्षा हो गया, फसलों पे कीड़े लग गए, कुछ भी अगर इस प्रकार से कुछ प्राकृतिक विपदा आती है तो उसके कारण भी उत्पादन जो है वो कम हो जाता है और ऐसे समय पर कीमतें बढ़ने लगती हैं और अगर कीमतें बढ़ रही है मतलब वो स्थिति है मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट है औद्योगिक संकट। औद्योगिक संकट के अंतर्गत यदि जो श्रमिक वर्ग जो है यदि वो किसी अपने पारिश्रमिकता में वृद्धि कराने के लिए या किसी मांग को लेकर वो हड़ताल तालेबंदियां करते हैं तो उद्योगों में कुछ समय के लिए उत्पादन जो होता है वो रुक जाता है और जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और ये स्थिति भी मुद्रास्फीति की होगी। अगला है सरकार की कर नीति। जब सरकार जो कर है वो लोगों पर बढ़ा देता है तो ऐसे समय पर जो वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और ऐसे समय पर जो कर बढ़ने के कारण वो क्या करेंगे कि उत्पादन हो सकता है कि उत्पादन को वो कम करने लगे क्योंकि उनको अधिक कर के रूप में सरकार को राशि चुकाना है, तो ऐसे समय पर भी उत्पादन कम हो जाएगा और कीमतें जो होंगी वो बढ़ने लगेंगी और वह स्थिति मुद्रास्फीति की होगी। अगला है उत्पादन का ढांचा, मतलब उत्पादन जो है वो किस प्रकार की वस्तुओं का किया जा रहा है। यदि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन जो है वो कम हो और जो उत्पादक वर्ग जो है वो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अगर अधिक ध्यान देने लगे तो ऐसे समय पर जो उत्पादन उपभोग वस्तु का होगा वो कम हो जाएगा, तो उपभोग वस्तु के उत्पादन होने से कीमतें जो होंगी वो बढ़ने लगेंगी और स्थिति आ जाएगी मुद्रास्फीति की। फिर है सरकार की व्यापार नीति। इसमें भी कि सरकार की व्यापार नीति के अंतर्गत सरकार यदि विदेशी राष्ट्रों में अपने देश की वस्तुओं को क्या करता है यदि निर्यात कर देता है तो देश में वस्तु की मात्रा कम हो जाती है और स्थिति हो जाती है मुद्रास्फीति की। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी क्या होता है कि जितना मांग हो रहा है उसके अनुपात में उत्पादन जो है वो कम है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी जो कीमतें होंगी वो बढ़ने लगेंगी और ये स्थिति होगी मुद्रास्फीति की। अगला है व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का संचय। जब व्यापारी वर्ग ये देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं तो ये उसको और अधिक क्या करते हैं कि संग्रहित करके रख लेते हैं, मतलब बाजार से उसको वो क्या करेगा कि
अलग रख लेगा, संग्रहित करके रख लेगा कि आने वाले समय में उसको और अधिक दामों पर बेच सके। उसी प्रकार से कई बार उपभोक्ता वर्ग जो होते हैं कि कहीं कीमतें और अधिक न बढ़ जाएं, इसके लिए भी वो क्या करते हैं कि वस्तुओं को संग्रहित करके रखने लगते हैं। अगर मांग जो होता है वो बढ़ा देते हैं, जिसके कारण भी जो मात्रा है बाजार में वो कम हो जाती है और कीमतें जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, और कीमतें बढ़ी मतलब वो स्थिति है मुद्रास्फीति की। तो ये तो रहा मुद्रास्फीति के कारणों के दोनों स्वरूप, जिसमें पहला अपन देखें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने वाले कारण, और दूसरा रहा उत्पादन में कमी लाने वाले कारण। आगे हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभावों को विभिन्न वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे पहले भाग में, और दूसरे भागों में हम देखेंगे अन्य प्रभाव को। तो पहला जो उसका प्रभाव है उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। उत्पादक वर्ग जो होता है उसके अंतर्गत व्यापारिक, व्यवसायी, उद्योगपति वर्ग आते हैं, और चूंकि स्फीति के समय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसलिए उत्पादक वर्ग जो होता है उनको लाभ होता है। दूसरा है विनियोगी वर्ग पर प्रभाव। विनियोगी वर्ग जो होते हैं उसको इसके अंतर्गत दो वर्ग को हम रख सकते हैं, एक निश्चित आय वाले विनियोगी वर्ग और एक अनिश्चित आय वाले विनियोगी वर्ग। तो निश्चित आय वाले विनियोगी वर्ग जो होते हैं उनको मुद्रास्फीति के समय हानि होता है, और जो अनिश्चित आय वाले विनियोगी वर्ग जो होते हैं उनको मुद्रास्फीति के समय लाभ होता है। उपभोक्ता वर्ग चूंकि वस्तुओं की स्फीति के समय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसलिए जो उपभोक्ता वर्ग जो होता है उसको मुद्रास्फीति के समय हानि होता है। वेतनभोगी वर्ग पर प्रभाव। वेतनभोगी वर्गों को मुद्रास्फीति के समय हानि होगा। इसलिए हानि होगा क्योंकि जो उनका कि जिस दर से कीमतें बढ़ रही हैं उस दर से उनके वेतनों में वृद्धि नहीं होता है, तो इसलिए उनका अधिक राशि उनको उपभोग पर खर्च होता है, इसलिए जो वेतनभोगी वर्ग होते हैं उनको मुद्रास्फीति के समय हानि होता है। अगला है ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। तो जो ऋणी वर्ग होता है मुद्रास्फीति के समय ऋणी वर्ग को लाभ होता है और ऋणदाता वर्ग को हानि होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ऋणी वर्ग है वो जिस समय पैसा लिया था उधार, उससे वो अधिक अपने आवश्यकता की पूर्ति कहें हम, या अधिक उसका वैल्यू जो था उस समय अधिक था, लेकिन जब उसको ब्याज सहित वापस करता है तो उसको ऋणदाता वर्ग जो है उसको नुकसान होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि ऋणी ने अगर पैसा लिया हुआ था जब ऋणदाता वर्ग से, तो उस मान लीजिए कि यदि उसने 20,000 रुपए लिए थे, तो 20,000 रुपए से उसने जितना सामान को खरीदा था, अब जब उसको ऋणदाता वर्ग को कुछ समय बाद यदि उसको वापस करता है तो उस वस्तु का कीमत जो है वो स्फीति के समय बढ़ गया होता है। अगर उसने 20,000 लेकर अगर 20,000 की तुलना में अगर 22,000 भी वापस किया है, तो वर्तमान में 22,000 रुपए से भी जो ऋणदाता वर्ग जो है वो उस वस्तु को उतनी मात्रा नहीं खरीद पाएगा, इसलिए ऋणदाता वर्ग को हानि होता है और ऋणी वर्ग जो होता है उसको लाभ होता है। अगला है श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनको भी मुद्रास्फीति के समय प्रारंभ में तो उनको श्रमिक वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उनको रोजगार मिलता है, परिवार के लोगों को रोजगार मिलता है, तो उनको लाभ होता है, तो उनका कुल आय तो बढ़ता है, लेकिन वास्तविक आय जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें जिस अनुपात में बढ़ रही होती हैं उस अनुपात में उनका आय जो है वो नहीं बढ़ रहा होता, इसलिए उनको हानि होता है बाद के समय में। अगला है कृषक वर्ग पर प्रभाव। कृषक वर्ग जो है उनको लाभ होता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं वो बढ़ रही होती हैं, तो विशेष रूप से हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो बड़े किसान होते हैं उनको ज्यादा लाभ होता है और जो छोटे किसान होते हैं उनको कम लाभ होता है। तो ये तो रहा कि विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रभाव है अन्य प्रभाव। अन्य प्रभाव के अंतर्गत धन के वितरण में असमानता। इसमें जो धनी वर्ग होता है, जो व्यापारी, व्यवसाय, उद्योगपति वर्ग, वो चूंकि पहले से ही संपन्न है तो वो उनकी आय और अधिक बढ़ रही है, तो इसलिए धनी वर्ग जो होता है वो धनी और जो कमजोर वर्ग है या निर्धन वर्ग है वो कमजोर होता जाता है। तो ऐसे समय पर अर्थव्यवस्था में जो धन और वितरण में असमानता देखने को मिलता है। कर व सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। कर और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के अंतर्गत सरकार का जो व्यय है वो अधिक हो गया है, इसलिए स्फीति के समय तो वो क्या करता है कि लोगों पर कर की राशि जो है वो बढ़ा देता है, ऋण अधिक मात्रा में लेता है, तो इस प्रकार से कर और ऋण की राशि में भी वृद्धि होती है, ये प्रभाव पड़ता है। विदेशी व्यापार में असंतुलन। चूंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, तो वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण यह वस्तु जो है वो विदेशियों में महंगा हो जाएगा, इसलिए हमारा निर्यात जो होता है वो कम हो जाता है और
हमारा आयात मतलब पूर्ववत ही रहता है, इसलिए निर्यात के कम होने से और आयात जो है वो पहले के ही समान है, तो इसलिए व्यापार में असंतुलन उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलता है। संचय में कमी, संचय में कमी मतलब चूंकि कीमतें बढ़ रही होती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, इसलिए लोगों का बचत जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये एक प्रभाव इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अगला है उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभाव। रोजगार और उत्पादन पर इसमें हम देखें तो रोजगार पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो अच्छा होता है। रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है उनको लाभ हो रहा है, इसलिए वो अधिक से अधिक मात्रा में विनियोग करते हैं, लोगों को काम पे रखते हैं, तो रोजगार के दृष्टिकोण से ये अच्छा होता है। नैतिक पतन, चूंकि कीमतें जो होती हैं वो बहुत धीर गति से बढ़ रही होती हैं, इसलिए अगर लोग अपनी जो उनका आय है यदि उस आय से वो अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कुछ गलत कार्य को भी करने लगते हैं। किसी भी तरीके से उनको क्या करना है कि पैसा जो है वो कमाना है। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखे जाते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि लोगों का मॉरल डाउन होता है या नैतिक पतन होता है। फिर है बीमा एवं बैंकिंग क्रियाओं पर प्रभाव। तो बीमा एवं बैंकिंग क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है कि वो उनका विकास होता है, जो व्यापारी उद्योगपति वर्ग व्यवसायी वर्ग जो है उनको लाभ और फायदा हो रहा है, इसलिए वो उनका जो पैसा है वो बैंकों में जमा करके रखते हैं, तो और बैंकों से वो उधार अथवा ऋण लेकर अपने व्यावसायिक कार्यों में लगाते हैं। तो बीमा और बैंकिंग क्रियाओं पर इसका अच्छा प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय को केंद्रीय बैंक के द्वारा या देश के रिजर्व बैंक के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं उन उपायों को हम मौद्रिक उपाय के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें जो उपाय अपनाए जाते हैं वो इस प्रकार है, जिसमें पहला है बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर का मतलब होता है कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों को उधार अथवा ऋण देती है। तो अगर स्फीति की स्थिति होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक जो होता है वो बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंकों के लिए उधार अथवा ऋण लेना कठिन हो जाता है या कम हो जाता है। तो ऐसे समय पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यदि व्यापारिक बैंक अधिक दर पर केंद्रीय बैंक से ऋण लेगा तो वो ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर ऋण देगा। तो ऐसे समय पर उधार या ऋण की राशि लोगों के लिए लिया जाना भी कम हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। जैसे स्फीति के समय जो प्रतिभूतियां हैं उनको खुले बाजार में बेचा जाता है, जिससे जनता जो है उसको खरीदती है और उनके पास से पैसा जो है वो आ जाता है बैंकों के पास। तो चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और स्फीति नियंत्रित होता है। संरक्षक कोष में वृद्धि। प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित अंश जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। तो स्फीति के समय संरक्षक कोष की राशि में वृद्धि कर दी जाती है, जिससे कि स्फीति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। पुरानी मुद्रा का विमुद्रीकरण। जो पुरानी मुद्रा होती है, जो कई बार देश में मुद्रा की मात्रा जब बढ़ रही होती है तो पैसे को, जो चलन में मुद्रा की मात्रा है उसको सरकार कुछ पैसे को क्या करता है, चलन से वापस ले लेता है, तो या उसको अवैधानिक घोषित कर देता है। तो ऐसे समय पर भी मुद्रा की मात्रा चलन में कम हो जाती है और स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्ता ऋणों पर रोक। उपभोक्ता ऋणों के अंदर जो बैंक है वो आसान किस्तों पर क्या करता है कि जैसे उपभोक्ता वर्ग के लिए कार है, फ्रिज है, एसी है, ऐसी वस्तुओं खरीदने के लिए आसान किस्तों पर ऋण देता है। तो ऐसे समय पर भी इस पर रोक लगा दिए जाते हैं, जिससे कि लोगों के लिए उधार या ऋण लेना जो है वो कम हो जाता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा उपाय हम देखेंगे वो है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय जो है वह उपाय होता है जो कि देश की सरकार के द्वारा किए जाते हैं और इसमें सैनिक ऋण में वृद्धि। सैनिक ऋण में वृद्धि जो सरकार जो है वो क्या करता है, स्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में जनता से ऋण लेने लगता है और जब ऋण में वृद्धि होती है तो चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। सैनिक व्यय में कमी। सरकार को सैनिक व्यय में कमी करना चाहिए और व्यय में कमी करके भी, जैसे विशेष रूप से अनुत्पादक कार्यों पर सरकार का व्यय जो है वो कम हो, उससे भी मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। करों में वृद्धि। सरकार जो है वो कर में वृद्धि कर दे और कर में वृद्धि करने से
लोगों का पैसा उनके हाथ से निकलकर आ जाएगा सरकार के पास और मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। बचतों को प्रोत्साहन, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे उस पर क्या किया जाए कि ब्याज दर वगैरह जो है अधिक उनको दिया जाए, तो लोग क्या करेंगे कि उस पैसे को बैंकों में जमा करके बचत करके रखेंगे, उससे भी स्फीति नियंत्रित होगा। विनियोग पर नियंत्रण, जो भी विनियोगकर्ता वर्ग जो होते हैं वो जो उनको लाभ मिलता है उसको वो क्या करते हैं, विनियोजित करते हैं, तो उससे चलन में मुद्रा की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे समय पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ सीमा तक विनियोगकर्ता के विनियोगों को नियंत्रित कर दिया जाना चाहिए, जिससे भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। और संतुलित बजट नीति का मतलब है कि सरकार का बजट जो है संतुलित होना चाहिए, मतलब उसका जो आय, जितना आय है उतना ही सरकार का व्यय होना चाहिए। और घाटे के बजट बनाने से जो खर्च और व्यय है वो अधिक हो जाता है और मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए सरकार को स्फीति को नियंत्रित करने के लिए संतुलित बजट की नीति बनाई जानी चाहिए। अगला है अन्य उपाय। अन्य उपाय के अंतर्गत पहला, उत्पादन में वृद्धि। चूंकि मुद्रास्फीति के समय लोगों की आय बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि करके भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो उत्पादन की मात्रा को इस समय बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा है मूल्य नियंत्रण व राशनिंग। चूंकि वस्तुओं की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें मुद्रास्फीति के समय बढ़ने लगती है, इसलिए ऐसे समय पर सरकार को इसका राशनिंग कर देना चाहिए, मतलब उसका कीमत जो है वो तय कर देना चाहिए। राशनिंग प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं की मात्रा या कोटा तय कर दी जाए, उसकी कीमत तय कर दिया, जिसके आधार पर भी मूल्य को नियंत्रित किया जा सकता है, स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है आयात प्रोत्साहन। तो चूंकि देश में उत्पादित वस्तु की मात्रा कम है इसलिए कीमतें बढ़ रही है, इसलिए इस प्रकार का उपाय अपनाया जा सकता है कि विदेशी राष्ट्रों से वस्तुओं के आयातों को बढ़ा दिया जाए, जिससे देश में उत्पादित जो वस्तु की मात्रा जो कम हुई है उसकी पूर्ति जो है वो आयातित वस्तुओं से कर लिया जाए और इससे भी जो मुद्रास्फीति की स्थिति है या जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार अभी हम देखें कि मुद्रास्फीति क्या होता है, वो उसके कितने रूप होते हैं, किन कारणों से ये उत्पन्न होता है और इसका समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।